Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I'm into the third lecture on property, plant and equipment. And today I'm going to discuss revaluation of the plant assets. International Financial Reporting Standards IFRS allows companies to revalue plant assets at fair value at the reporting date. किसी भी ईयर एंड पे एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंपनी को IFRS ये अलाउ करता है कि वो अपने प्लांट एसेट्स को दोबारा से वैल्यूएशन कर ले और दोबारा से देख ले कि अगर उसकी कीमत में कोई कमी पेशी हुई है तो वो उसको जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. If revaluation is used, it must be applied to all assets in a class of assets. For example, अगर किसी एक ख़ास कैटेगरी में, मिसाल के तौर पे बिल्डिंग की कैटेगरी में अगर वो एक कंपनी जो है अपनी तमाम बिल्डिंग्स को जो रिवैल्यू करना चाह रही है, तो ऐसा ना करे कि अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में जो है 20 बिल्डिंग्स हैं और वो ये उसमें से 8 बिल्डिंग्स जिनकी वैल्यू में इजाफा हो रहा है उनको तो रिवैल्यू कर ले और जिन 12 बिल्डिंग्स में जो है वो कमी हो रही है उनको शुमार ना करे, तो ऐसा नहीं होगा. रिवैल्यूएशन अगर होगी तो एक क्लास ऑफ एसेट्स में तमाम एसेट्स पे जो है वो रिवैल्यूएशन अप्लाई होगी. एंड एसेट्स एक्सपीरियंसिंग रैपिड प्राइस चेंजेस मस्ट बी रिवैल्यूड ऑन एन एनुअल बेसिस. और कुछ एक खास किस्म के एसेट्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं, अगर उनकी वैल्यूज में बहुत रैपिड प्राइस चेंज आ रही है तो अपने इन एसेट्स की जो है वो वैल्यूएशन रिवैल्यूएशन करना ज़रूरी है. Let's move on to an illustration. So Parnais Limited applies revaluation to equipment purchased on January 1st 2017. तो जो कुछ इक्विपमेंट उनके पास मौजूद है, एक ख़ास लॉट है, उसमें जो इक्विपमेंट परचेज़ किया गया है जिसकी वैल्यू 1 मिलियन हांगकॉन्ग डॉलर्स है, तो उसको वो रिवैल्यू करना चाहती है, उसके ऊपर अप्लाई करना चाह रही है अपने रिवैल्यूएशन को. द इक्विपमेंट हैज़ अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years एंड नो रेजिडुअल वैल्यू. For the sake of simplicity, we have assumed that it has no residual value. Parnas makes the following entry to record depreciation for 2017, assuming straight line depreciation. Straight line depreciation 5 years life है, 1/5 हर साल की depreciation हुई, रेट निकला 20%, तो 20% of 1 million comes out to be 200,000. So this is depreciation expense debit and accumulated depreciation for the equipment credit. अब ये है वो सिनेरियो जो कि रिवैल्यूएशन से पहले का है. अब हम आते हैं रिवैल्यूएशन की तरफ. उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है वो अभी आपके सामने आ जाएगी कि क्या सिचुएशन है. At the end of 2017, independent appraisers determined that the assets has a fair value of 850,000 Hong Kong dollars. The entry to record the revaluation is as follows. यानी कंपनी की इस वक्त नेट बुक वैल्यू जो है इस एसेट की 800,000 है और अप्रेजल करने से अप्रेजर्स ने बताया कि 850,000 है. इसका मतलब 50,000 इसकी वैल्यू में इजाफा हो गया. अब इसमें करना क्या है? करना ये है कि कंपनी की जो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, स्कीम कुछ इस तरह से है कि ये ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस के साथ है. इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ख़त्म करना होगा. इसको क्रेडिट बैलेंस है, इसको क्रेडिट को अगर डेबिट कर दिया जाए तो ये ख़त्म हो जाएगी. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 200,000 ये हो चुका है, इसलिए इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे. सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि एसेट की कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है हमारे इन इक्विपमेंट के हवाले से, इसको हमने डेबिट कर दिया. यानी हमने इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के इफेक्ट को ख़त्म कर दिया. अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एसेट दोबारा से 1 मिलियन डॉलर्स पे स्टैंड कर रहा है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. अच्छा, अब एडजस्टमेंट क्या करनी है? अब ये है कि इस एडजस्टमेंट के नतीजे में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करने के नतीजे में, अब हमारा एसेट दोबारा से 1 मिलियन डॉलर्स पे स्टैंड कर रहा है और एडजस्टमेंट ये बता रही है कि इसके अंदर 150,000 की कमी कर दी जाए. तो अब हम इक्विपमेंट को 150,000 से क्रेडिट कर देंगे. तो अब इस सारे सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि 150,000 इक्विपमेंट की वैल्यू में कमी आ गई, तो 50,000 क्या है? ये एक कीमत में जो इजाफा है, इसके लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये सजेस्ट करते हैं कि उसके लिए अकाउंट जो यूज़ किया जाए दैट माइट बी कॉल्ड रिवैल्यूएशन सरप्लस. यानी ये एक मखसूस किस्म का ये इजाफा हुआ है, ये गेन जो है एक तरह का गेन है, ये जो सरप्लस है ये जो है हमने इसको क्रेडिट कर दिया.
अब इस सारी सिचुएशन को ज़रा दोबारा से एनालाइज कर देते हैं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमने डेप्रिसिएशन की थी उसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमने उसको डेबिट कर दिया, दोबारा से सिचुएशन का जायज़ा लिया तो हमारे एसेट में ओवरऑल जो है जब से हमने परचेज़ किया था 2017 के मुकाबले में उस वक्त वैल्यू थी 1 मिलियन, उसके मुकाबले में जो है अब इस वक्त 150,000 जो है वैल्यू में कमी आई है, वो हमने क्रेडिट कर दिया। और लेकिन अगर डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड करके देखें तो 50,000 की वैल्यू में इजाफा हुआ है, गेन हुआ है, उसको हमने इधर क्रेडिट कर दिया है। तो इस सारे मामले को अभी ज़रा देख लेते हैं समराइज करके। इक्विपमेंट जो है इस वक्त करंटली उसकी रिवैल्यूएशन की गई 850,000। इस वक्त चूँकि एसेट बिल्कुल दोबारा से एक नए सिरे से स्टार्ट किया जा रहा है उसको, तो इस वक्त उसकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन हमने ज़ीरो कर दी और उसकी नेट बुक वैल्यू जो है 850,000 है। और इस तरीके से हमारा जो है कंपेयर करने से 50,000 जो है वो जो सरप्लस में आ जाएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व में रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, इसको रिवैल्यूएशन सरप्लस भी कहते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी कहते हैं, और ये इट बिकम पार्ट ऑफ इक्विटी, ये हमारा इक्विटी का पार्ट पड़ता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ ज़रा ध्यान से आपने ज़हन में रखनी है। इस सारे सिनेरियो को जो है अब हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हम इसमें जो है कुछ मज़ीद इसमें से एनालाइज करेंगे, इससे इसकी जो अकाउंटिंग इम्प्लिकेशंस हैं उसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं ताकि इस चीज़ को अच्छे तरीके से हम ज़हन नशीन कर सकें। अब एसेट की एक तरह से रिवैल्यूएशन की, तो अब जो इसकी वैल्यू करार पाई दैट इज $850,000, इट इज़ कॉल्ड द न्यू बेसिस ऑफ द एसेट। इसको हम ये नहीं कह सकते कि हमने अभी अभी परचेज किया है, इसको नया परचेज नहीं किया, एक तरह से इसको नई बेसिस हो गई है, नई वैल्यूएशन की है, तो इसके लिए टर्म क्या इस्तेमाल हुई, न्यू बेसिस ऑफ द एसेट इज 850,000। यानी अब यहाँ से इसकी नई लाइफ का आगाज होगा, नए उसी तरीके से इसके ऊपर डेप्रिसिएशन के रूल्स अप्लाई होंगे। यानी 5 साल की लाइफ में से 1 साल गुजर गया, तो अब नई बेसिस पे इसकी बकाया ज़िंदगी 4 साल है, और जो है ये 850,000 की वैल्यू है। और पहले पॉइंट से मैं स्ट्रेट अवे चौथे पॉइंट पे आता हूँ कि इस वक्त अज्यूमिंग नो चेंज इन द टोटल यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन इन ईयर 2 विल बी, जो इस वक्त जो है 850,000, इसकी न्यू बेसिस डिवाइड बाय 4 इयर्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, तो इसकी जो ईयर 2 की डेप्रिसिएशन होगी वो $212,500 होगी। अच्छा जी, अब हम आते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 200,000। ये बात हो चुकी है, ये एज एन एक्सपेंस इट विल बी एक्सपेंस्ड इन द इनकम स्टेटमेंट, एंड 50,000 जो है इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आ जाएगी, और फिर ये एक इक्विटी का ये हिस्सा बन जाएगी। अब हम आते हैं एक और इलस्ट्रेशन की तरफ। ये इलस्ट्रेशन प्रीवियस इलस्ट्रेशन के ऑपोजिट है। प्रीवियस इलस्ट्रेशन में एक गेन हुआ था, सरप्लस हुआ था, और उसमें हमने जो है वो हमें एक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इनकम हुई थी, लेकिन यहाँ पे इस सिनेरियो में हमें लॉस हो रहा है। तो अज्यूम अगेन दैट परनाइस इक्विपमेंट हैज़ अ कैरिंग अमाउंट ऑफ $800,000। वही सिनेरियो, अभी डेप्रिसिएशन चार्ज की 800,000 पे एसेट स्टैंड कर रहा था, लेकिन इंडिपेंडेंट अप्रेजर्स ने डिटरमिन किया कि एसेट की वैल्यू 775,000 है, यानी एसेट की कीमत में जो है $225,000 की कमी हो गई है, which results in an impairment loss of $25,000। यानी कि इस वक्त हमारे एसेट की नेट बुक वैल्यू 800,000 है, और अप्रेजर्स के मुताबिक उसकी नेट बुक वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू 775 है। तो अगर हम इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, और यस हम इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, इसके मुताबिक रिवैल्यूएशन करना चाहते हैं, तो इससे हमें $25,000 का इम्पेयरमेंट लॉस होगा। तो टू रिकॉर्ड द इक्विपमेंट एट फेयर वैल्यू, तो इसको लॉस कहेंगे। पहले हम उसको जो है एक सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस कहते थे, इसको हम रिवैल्यूएशन लॉस भी कह सकते हैं या इम्पेयरमेंट लॉस भी कह सकते हैं, जो कि ज़्यादा ये यूज़ होता है। तो उसी तरीके से जैसे प्रीवियस एंट्री में किया था, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया, हमारे इक्विपमेंट की वैल्यू में 225,000 की कमी हुई है, उसको क्रेडिट कर दिया, और डेबिट में हमारे पास जगह बच जाती है, दैट इज़ लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस। तो ये हमारी नेट इनकम में कमी का बायस बनता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एसेट्स with two examples.